हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस। तो क्लास 9 में बच्चों कोऑर्डिनेटर्स में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को हम लोग सॉल्व कर रहे थे और लास्ट वीडियो में 8.3 से पहले आपको जो सैंपल प्रॉब्लम 1, 2, 3 दी उसको हमने सॉल्व किया था। इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कोऑर्डिनेटर क्लास 9 एक्सरसाइज 8.3 का सॉल्यूशन। बट इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर आप चैनल पे न्यू आए हो बच्चों तो कमेंट सेक्शन में एक पिन कमेंट होगा, उसको चेक करिए। पिन कमेंट क्या होता है? जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा है उसको पिन कमेंट बोलते हैं। देखिए रीड मोर लिख के आ रहा होगा, रीड मोर पे क्लिक करिए, बहुत सारे लिंक्स बच्चों वहां पर ओपन होके आएंगे। करेक्ट, वहां पे आपको क्लास 9 का फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। हर एक चैप्टर को डिटेल में पढ़ाया है, हर एक चैप्टर का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का लिंक वहां पे बच्चों आपको मिल जाएगा। अगर आपको किसी चैप्टर का लिंक नहीं मिलता है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। बच्चों प्लीज कॉल मत करिएगा, ओनली व्हाट्सअप 7503644171। तो इस नंबर पे जब आप हमें व्हाट्सअप करेंगे बच्चों तो यहां से लिंक हम आपको सेंड कर देंगे। ओके नाउ चलिए, बहुत बढ़िया। तो प्लीज कॉल मत करिएगा, है ना, ओनली व्हाट्सअप करिएगा तो यहां से लिंक हम आपको सेंड कर देंगे। तो बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बट इसके पहले के बच्चों अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो पिन कमेंट में आपको इस चैप्टर का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो उसको प्लीज देख लीजिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। करेक्ट, अच्छा यहाँ पे बच्चों लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए जो क्वेश्चन लिखने वाला होगा उसको मैं लिखूंगा और जो क्वेश्चन ईजी होगा उसको मैं ऐसे ही विदाउट यहाँ पर राइट किए हुए, विदाउट लिखे हुए मैं आपको बता दूंगा। करेक्ट, अगर आपको क्वेश्चन देखने हैं तो वैसे तो आपके पास बुक होगी, बट डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चंस भी मैं डाल दूंगा, तो वहां से आप क्वेश्चन देख सकते हो या आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नाउ स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बोल रहा है, कह रहा है कि वन एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 108 डिग्री एंड द रिमेनिंग 3 एंगल्स आर इक्वल, फाइंड ईच एंगल ऑफ द 3 इक्वल एंगल्स। करेक्ट, फिर से सुन लीजिए, वन एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 108 डिग्री। तो बच्चों एक क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास इस तरीके से कुछ। करेक्ट, ये देखिए, और इसमें एक एंगल हमको दिया है 108 डिग्री और जो रिमेनिंग 3 एंगल्स है, ठीक है, सपोज क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास ए बी सी डी, तो इसमें एक एंगल का वैल्यू 108 है और जो रिमेनिंग 3 एंगल्स हैं वो इक्वल है, यानी कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ये तीनों आपस में इक्वल है। और जो 3 एंगल्स इक्वल है यानी कि ए बी और सी, इसका वैल्यू हमें यहां पर बताना है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। एंगल ए बी और सी अगर तीनों आपस में इक्वल हैं तो हम क्या करेंगे, हम इक्वल एंगल्स को x डिग्री के इक्वल अज्यूम कर लेते हैं। तो माना कि एंगल ए भी कितना है x डिग्री, बी भी कितना है x डिग्री और सी भी कितना है x डिग्री। करेक्ट, तो लेट किया हमने क्या कि भाई लेट एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी इज इक्वल्स टू x डिग्री, यानी कि तीनों ही आपस में इक्वल है और तीनों ही x के इक्वल है। अब कुछ नहीं करना है, x का वैल्यू निकाल दो तो इक्वल एंगल्स का वैल्यू यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम कितना होता है 360 डिग्री। करेक्ट, सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी अगर हम करेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए 360 डिग्री। नाउ ए कितना है, x है, बी x है और सी भी क्या है, x है और डी आपका 108 है। सो x की जगह, ए की जगह हमने x रखा, बी की जगह हमने x रखा, सी की जगह हमने x रखा और डी की जगह हमने क्या रखा 108 डिग्री रखा। करेक्ट, सो यहां से बच्चों सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखिए x प्लस x कितना हो जाएगा 3x, सो 3x डिग्री भी आप इसको बोल सकते हो, 3x डिग्री प्लस 108 डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। नेक्स्ट स्टेप में 108 राइट में जाएगा और यहां से आ जाएगा आपके पास 3x डिग्री इज इक्वल्स टू 360 माइनस, देखो 108 राइट में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब 360 माइनस 108 आई थिंक कितना बचना चाहिए 252। ओके, सो यहां से क्या हो जाएगा आपके पास 3x डिग्री इज इक्वल्स टू 252 डिग्री। नाउ तो बच्चों अब ध्यान दो जरा, 3 इंटू एक्स है ना, तो x का वैल्यू निकालोगे तो 3 इसके नीचे चला जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। सो x इज इक्वल्स टू 252 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 3। नाउ 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 1 जाएगा 2 के पास तो 2 क्या बन जाएगा 12। ओके, और 3 4 का कितना होता है 12। सो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 84। तो बच्चों इसका मतलब ये है कि एंगल ए भी कितना है 84 डिग्री, एंगल बी भी कितना है 84 और एंगल सी भी कितना है 84 डिग्री। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, हम इसका आंसर लिखेंगे हेंस each of the 3 angles which are equal have the value 84 डिग्री। ओके, कर लीजिए। नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों मैं यहां पर लिख नहीं रहा हूं, ठीक है ना। सो क्वेश्चन नंबर 2 का हम यहां पे डायग्राम आपको बना के दिखाते हैं। कह रहा है ABCD इज अ ट्रापेजियम, ABCD एक ट्रापेजियम है इन विच AB इज पैरेलल टू DC। ओके, तो बच्चों यहां पर आपको गिवन क्या है, ABCD एक ट्रापेजियम है और AB इज पैरेलल टू व्हाट, AB इज पैरेलल टू DC। उसके बाद बोला है एंड एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। मतलब एंगल AB और एंगल B दोनों का वैल्यू कितना है 45 है। फाइंड द एंगल C एंड एंगल D। सो एंगल C का वैल्यू निकालना है और एंगल D का बच्चों यहां पर वैल्यू आपको निकालना है। करेक्ट, तो देखिए बच्चों ABCD यहां पर क्या है, एक ट्रापेजियम है। ओके, सो ABCD को हम लोग किस तरीके से बनाएं कि AB पैरेलल क्या हो जाए
DC हो जाए। तो मेरे ख्याल से इसका जो डायग्राम आना चाहिए वो कुछ इस तरीके से आना चाहिए। देखिए अगर आप थोड़ा हिट एंड ट्रायल करोगे तो आपको पता चलेगा। पहले तो ट्रेपीजियम आप बना लो इस तरीके से, ठीक, ये ट्रेपीजियम आपने बना लिया, ठीक है। अब देखो इसमें हमें क्या करना है, AB इज पैरेलल टू, क्या बोला है उसने, CD। तो AB को आप नीचे रख सकते हो यहाँ पे बेस पे। सो दिस इज A एंड दिस इज व्हाट, B। अब देखो AB, तो आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना है ऐसे करके, है ना भाई। A के बाद B आ रहा है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज चलो या तो क्लॉकवाइज। अब देखो A B और यहाँ पे C नहीं आ सकता है, ना 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 ना, A B C D एंटी क्लॉकवाइज चलना है ना, या तो क्लॉकवाइज चल लो। ऐसा थोड़ी ना होता है कि A B और यहाँ पे C आ गया, यहाँ D आ गया, सही ना। तो A B यहाँ पे क्या आ जाएगा C और यहाँ पे क्या आ जाएगा D, करेक्ट। तो इस तरीके से अब आप देख लो एंगल A और एंगल B कितना है 45। सो एंगल A कितना है 45 और एंगल B कितना है 45। अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, कुछ बच्चे बोलेंगे सर आप A और B को ऊपर रख लेते हैं। हाँ हाँ रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे देखो जरा बात समझो, देखो बच्चे कह रहे हैं सर यहाँ पे A कर लो, है ना, और यहाँ पे B कर लो, और यहाँ C कर लो, और यहाँ D कर लो। हाँ भाई आप सही कह रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, आप सही कह रहे हो, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा आप ये देखो ना बच्चों, A B C D क्लॉकवाइज हम चले, नेमिंग भी हमने सही करी, कोई दिक्कत नहीं है। AB इज पैरेलल टू CD भी दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि देखो A वाला जो एंगल है इसका फील ले लो ना आप। A भाई 45 है जो कि एक्यूट एंगल है, यानी कि 90 से छोटा है। अब ये वाला एंगल, इतना तो आप भी समझदार हो, ये वाला जो एंगल है आपका इस टाइम ये 90 से बड़ा दिखाई पड़ रहा होगा आपको, इतना तो फील होगा आपको, ठीक है ना। इसलिए मैंने A और B को कहाँ पे रखा, बेस पे रखा, करेक्ट, ऊपर नहीं रखा, यहाँ नहीं रखा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। चलो बहरहाल अब यहाँ पे आप देखो बच्चों, अब तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। एंगल C और एंगल D का वैल्यू आपको बताना है ना। सो बच्चों आप यहाँ पे क्लियरली देख लीजिए, एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है कि अगर आपके पास टू पैरेलल लाइन्स हैं और टू पैरेलल लाइन है L और M, इसको अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन, लेट अस से ट्रांसवर्सल लाइन P इंटरसेक्ट कर रही है, सो ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री, यानी कि दिस एंगल और प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू व्हाट 180 डिग्री, करेक्ट। तो यहाँ पे देखो यही तो हो रहा है, CD इज पैरेलल टू व्हाट AB, CD इज पैरेलल टू व्हाट AB एंड AD इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। तो AD अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन है, करेक्ट, तो ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड जो एंगल्स होंगे, ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड जो इंटीरियर एंगल्स होंगे उनका सम कितना होगा 180 डिग्री, यानी कि एंगल A और प्लस एंगल D कितना होना चाहिए, एंगल A और प्लस एंगल D कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए, करेक्ट। सो एंगल A का वैल्यू कितना है 45 है और प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो यहाँ से एंगल D आ जाएगा कितना 180 माइनस 45, ओके। सो 10 माइनस 5 कितना हो जाएगा 5, और यहाँ बचेगा 7 माइनस 4 3 और 1। सो एंगल D का वैल्यू बच्चों कितना आ गया 135 डिग्री। सिमिलरली आप देख सकते हो कि CD इज पैरेलल टू व्हाट AB और CB इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, करेक्ट। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, देखिए अगर हमारे पास क्या है, हमारे पास टू पैरेलल लाइन है और ऐसे करके अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है, सो ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड मतलब या तो लेफ्ट हैंड साइड में या तो राइट हैंड साइड में जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है 180। सो दिस प्लस दिस कितना हो जाएगा 180 डिग्री। सो CD इज पैरेलल टू AB और ये गई देखिए ट्रांसवर्सल के सेम साइड जो इंटीरियर एंगल्स होंगे, यानी कि एंगल B और प्लस एंगल C, इनका सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री, करेक्ट। सो यहाँ से आप देख सकते हो एंगल B और प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल B कितना है आपका 45 है, एंगल B की जगह 45 रखा, प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180। सो सिमिलरली जैसे पहले किया था वैसे ही एंगल C का वैल्यू 180 माइनस 45, सो एंगल C भी कितना आ गया 135। अब सुनो, एग्जाम में इस क्वेश्चन में आपको मार्क्स तब मिलेंगे जब आप ये कॉन्सेप्ट वहाँ पे आप उनको लिख के दिखाओगे। कॉन्सेप्ट क्या लगाया, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। ये स्टेटमेंट आपको यहाँ पर एग्जाम में लिख के आना है, ओके स्टूडेंट्स। तो एंगल C का भी वैल्यू 135 है, एंगल D का भी वैल्यू 135 है, ओके, नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया और इस क्वेश्चन का डायग्राम अगर आप बनाने में कामयाब हो गए तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए कह रहा द एंगल्स बिटवीन टू ऑल्टीट्यूड्स ऑफ पैरेललोग्राम थ्रू द वर्टेक्स ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम इज 60 डिग्री, फाइंड द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। अब क्वेश्चन पढ़ के कुछ नहीं समझ में आ रहा है, सुनो ध्यान से समझो। देखो सबसे पहले हम आपको बताते हैं, क्वेश्चन आप बाद में देखना, ठीक है ना। हम आपको मीनिंग समझाते हैं कि ऑल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है और ऑल्टीट्यूड को हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं किसी पैरेललोग्राम में, ठीक। सुनिए पहले अपने बेसिक क्लियर करते हैं हम लोग, ठीक है। ये देखिए बच्चों, इस तरीके से मान लो हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, ये ऐसे, करेक्ट। सो लेट अस से इस पैरेललोग्राम का नाम है ABCD। अब देखो वर्टेक्स क्या होता है, पैरेललोग्राम के टोटल 4 वर्टेक्स होते हैं। वर्टेक्स क्या होता है, ऐसा पॉइंट जहां पे टू साइड्स मीट कर रहे होंगे। तो देखो पॉइंट A एक वर्टेक्स है क्योंकि यहाँ पर AB और
AD मीट कर रहा है, पॉइंट B एक वर्टेक्स है क्योंकि यहाँ पर AB और CB मीट कर रहा है, पॉइंट C भी एक वर्टेक्स है क्योंकि BC और DC मीट कर रहा है, पॉइंट D भी एक वर्टेक्स है क्योंकि AD और CD यहाँ पर मीट कर रहा है, करेक्ट। तो ऐसा पॉइंट जहाँ पे टू साइड्स मीट करते हैं उसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। तो ABCD ये वर्टेक्स है। अब देखो बच्चों, वर्टेक्स भी दो तरीके के मिलेंगे आपको पैरेललोग्राम में। एक होगा वर्टेक्स जो कि रिलेट करेगा किसके साथ, ऑब्ट्यूज एंगल के साथ। एक ऐसे टाइप के वर्टेक्स होंगे जो एक्यूट एंगल के साथ रिलेट करेंगे। मतलब समझो, देखो बच्चों, थोड़ा थोड़ा तो आपको फील आ रहा होगा कि ये वाला जो एंगल है, एंगल D, ये एक्यूट एंगल है। एक्यूट समझते हो ना, 0 से 90 के बीच में, ठीक है ना। सो ये तो हो गया एक्यूट एंगल। अब इतना तो फील करना पड़ेगा आपको, ये भाई 90 से आपको कम लग रहा है क्योंकि 90 देखो, 90 तो ऐसा होता है ना, ये 90 ऐसा होता है, और ये वाला जो एंगल है ये इतना आ रहा है, ठीक, 90 से कम आ रहा है, सही है। तो ये होता है बच्चों एक्यूट, और इसके ऑपोजिट वाला भी, ये वाला भी होता है, वो एक्यूट एंगल होता है, ठीक है। सो ये भी कितना है, एक्यूट एंगल है। इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी 0 से 90 के बीच में, ओके। अब एक्यूट को छोड़कर बाकी आपको A और C यहाँ पे जो दिख रहे हैं, ये बच्चों ऑब्ट्यूज हो जाएगा। ऑब्ट्यूज मतलब 90 से, इसकी वैल्यू 90 डिग्री से ग्रेटर होगी बट 180 से लेस होगी, करेक्ट। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो एंगल है, थोड़ा थोड़ा फील आपको आना चाहिए, ये बच्चों हो रहा है ऑब्ट्यूज एंगल, ओके। चेक कर लीजिए ये ऑब्ट्यूज है कि नहीं है। हाँ देखो कैसे फील करोगे, फील कराते हैं आपको। ये देखिए, मान लीजिए कि ऐसा होता, ये AB और ये ऐसे लाइन सेगमेंट जा रहा होता, तो ये तो 90 हो गया। हाँ मान लो यहाँ D है, ठीक, ये तो 90 हो गया। और ये जो AD है, अगर ये थोड़ा ऐसे बाहर आ जाए, जैसे कि ये देखो आया हुआ है, AD थोड़ा सा ये ऐसे घूम के बाहर आ जाए, ये अगर AD ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे, तो ये देखिए 90 से बड़ा हो जाएगा ये एंगल, अगर D यहाँ पे आ जाए। सो ये वाला एंगल 90 से बड़ा हो जाएगा। तो ये हो गया आपका ऑब्ट्यूज। और हमें पता है पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। सो ये अगर ऑब्ट्यूज है तो ये भी ऑब्ट्यूज हो जाएगा, ठीक है। आपको दिख भी रहा होगा ये 90 से ग्रेटर है, क्यों, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये 90 होता, लेकिन ये ऐसे देखिए घूम गया थोड़ा सा, तो ये एंगल देखिए, ये एंगल कैसा है, ऑब्ट्यूज है। सो ये एंगल भी कैसा है आपका, ऑब्ट्यूज एंगल है। यानी कि पैरेललोग्राम में जो एक जनरल पैरेललोग्राम होगा उसमें दो एंगल्स तो आपको ऑब्ट्यूज वाले दिखाई पड़ेंगे और दो एंगल्स आपको एक्यूट वाले दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। तो वर्टेक्स A और वर्टेक्स C ऑब्ट्यूज से रिलेटेड वर्टेक्स है, वर्टेक्स B और वर्टेक्स D एक्यूट एंगल से रिलेटेड वर्टेक्स है, ओके। चलो बहुत बढ़िया। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद बच्चों, अब मैं आपको बताता हूँ कि एक जनरल पैरेललोग्राम में ऐसा जो आपको पैरेललोग्राम दिखता है, ठीक है ना, इसमें आप ऑल्टीट्यूड कैसे ड्रॉ कर सकते हो, ऑल्टीट्यूड कैसे ड्रॉ कर सकते हो। तो ऑल्टीट्यूड एक लाइन सेगमेंट होगा जो वर्टेक्स से निकलेगा और सामने वाले साइड पे कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर बनाएगा, ठीक। सुनिए, तो आपको ऑल्टीट्यूड कहां से बनाना है, तो जवाब है आपको ऑब्ट्यूज वाला जो वर्टेक्स होगा ना, जो ऑब्ट्यूज वाला वर्टेक्स होगा वहां से ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करना होता है। आइए हम आपको दिखाते हैं कैसे। देखिए बच्चों, अब तो आपको फील कर गए हो ना कि कौन सा ऑब्ट्यूज है कौन सा एक्यूट है। सो देखिए ना, इसको हम हटा देते हैं, थोड़ा सा साफ आपको दिखाई पड़ेगा, सही है ना। अब देखो बच्चों, देखो पॉइंट A से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें किसके ऊपर, CD के ऊपर, करेक्ट, कुछ इस तरीके से, ये देखिए, तो ये एंगल इधर 90 आ जाएगा, इधर से भी ये 90 आ जाएगा। सो देखिए ये जो AM है इसको हम ऑल्टीट्यूड बोलेंगे यहाँ पर, करेक्ट। सो जो AM है इसको हम ऑल्टीट्यूड बोलेंगे। ऑल्टीट्यूड का काम क्या होता है, वो सामने आके 90 डिग्री बनाएगा। सो AM CD पे परपेंडिकुलर है, ये देखिए एंगल 90 बन रहा है, इसलिए AM को हम ऑल्टीट्यूड बोलेंगे। और ऑल्टीट्यूड को आपको कहां से लेके आना है, ऑब्ट्यूज एंगल वाले वर्टिसेस से, करेक्ट। सो देखो बच्चों, एक ऑल्टीट्यूड यहां से आया और दूसरा जो ऑल्टीट्यूड होगा, क्या आप वर्टेक्स A से दूसरा ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हो, आपके मन में फील आता है, यस। देखो यहां तो नहीं कर पाओगे आप ना, क्योंकि ये देखो कभी 90 हो ही नहीं पाएगा, एक ही 90 पॉसिबल है ना। तो कोई और लाइन सेगमेंट ऐसा CD के ऊपर हम नहीं आ सकता है। तो अब कहाँ आ सकता है, थोड़ा थोड़ा अगर आपको फील आ रहा हो बच्चों, तो दूसरा जो ऑल्टीट्यूड होगा वो आएगा आपका ये BC के ऊपर, करेक्ट। ये देखिए कुछ इस तरीके से, ये इस तरीके से कुछ, ये 90, करेक्ट। सो ANB क्या है आपके पास, दिस AN इज परपेंडिकुलर टू BC। तो ANB क्या है यहाँ पर, ऑल्टीट्यूड है। सो ANB क्या है यहाँ पर, ऑल्टीट्यूड है, ऑल्टीट्यूड है, ठीक है ना। पहले फील कर लो क्वेश्चन को। अब समझो, क्या आप D से ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हो, कभी नहीं, चेक कर लो। यानी कि जो एक्यूट एंगल होगा वहां से आप ऑल्टीट्यूड नहीं ड्रॉ कर सकते हो, चेक करो। अगर हम ऐसे करने की कोशिश करें तो यहाँ 90 कभी नहीं बनेगा, ठीक। कहीं पे भी आप कर लो, ये अगर आप यहाँ से अगर BC के ऊपर लेके आओगे, ये 90 नहीं आ पाएगा। यानी कि जो ऑल्टीट्यूड होगा हमेशा कहाँ से आएगा, ऑब्ट्यूज वाले वर्टिसेस से आएगा। इसी तरीके से B से आप कोई भी ऑल्टीट्यूड नहीं ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा आप फील करना चाहो तो आप यहाँ पर फील कर सकते हो बच्चों, ठीक है। देखिए ना इस तरीके से, ये अगर आप B से लेना चाहो ना, सो B से आपको 90 कभी नहीं मिलेगा सामने। B से अगर आप AD के ऊपर भी डालना
डालने की कोशिश करोगे परपेंडिकुलर नहीं डाल पाओगे, यानी कि जो एक्यूट वाले वर्टेक्स होते हैं जैसे कि बी और डी, यहाँ से आप ऑल्टीट्यूड नहीं ड्रॉ कर पाते हो। तो आप ऑल्टीट्यूड कहाँ से ड्रॉ कर पाते हो? आप ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करते हो ऑब्ट्यूज वाले वर्टेक्स से, ऑब्ट्यूज वाले से, यानी कि या तो आप क्या करोगे, या तो आप वर्टेक्स ए से ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करोगे और या तो आप वर्टेक्स सी से ऑल्टीट्यूड यहां पर ड्रॉ करोगे, ठीक है ना। अब वर्टेक्स सी से कैसे आएगा ऑल्टीट्यूड? वेरी इजी, देखिए ये देखिए, सपोज दिस पॉइंट इज क्यू, ओके, सो पॉइंट सी क्या था? ऑब्ट्यूज वाला वर्टेक्स था। तो यहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ए बी के ऊपर। सो ये देखिए यहां से सी क्यू भी क्या है? ऑल्टीट्यूड है। सो सी क्यू भी क्या है? यहां पर ऑल्टीट्यूड है, ठीक। और सी से आप एडी के ऊपर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो, ये इस तरीके से कहीं पे, ओके। बहुत अच्छा तो नहीं बना है बट आप मान लो, ठीक है। ये पॉइंट आर है, तो ये जो सी आर है ये भी क्या है? ऑल्टीट्यूड है, ये भी क्या है? ऑल्टीट्यूड है। तो इस तरीके से आप ऑब्ट्यूज एंगल वाले वर्टेक्स से ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हो, करेक्ट। तो टोटल कितने ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हैं पैरेललोग्राम में? 4। ए से 2 ऑल्टीट्यूड और सी से 2 ऑल्टीट्यूड। अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा क्या कॉन्सेप्ट यहां पे चल रहा है, करेक्ट। ओके, तो इस फिगर को आप नोट कर लीजिएगा, यहां से आपके बेसिक क्लियर हो जाएंगे। अब आइए क्वेश्चन में आते हैं। कह रहा द एंगल बिटवीन 2 ऑल्टीट्यूड्स, ध्यान से सुनो, द एंगल बिटवीन 2 ऑल्टीट्यूड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम थ्रू द वर्टेक्स ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम इज 60 डिग्री। ओके, इस क्वेश्चन को ऐसे पढ़ो, द एंगल बिटवीन 2 ऑल्टीट्यूड्स इज 60 डिग्री। इतना पढ़ो पहले आप, द एंगल्स बिटवीन 2 ऑल्टीट्यूड्स इज 60 डिग्री। पहले आप इतना पढ़ो, पहले आप इतना पढ़ो, बीच में जो लिखा है उसको मत पढ़ो, आप पढ़ो द एंगल्स बिटवीन 2 ऑल्टीट्यूड इज 60 डिग्री, ठीक है। यानी कि 2 ऑल्टीट्यूड्स के बीच में एंगल कितना है? 60 डिग्री। 2 ऑल्टीट्यूड्स के बीच में एंगल कितना है? 60 डिग्री। अब आप चेक कर लो, वो कहना चाहता होगा क्या कि ये वाला ऑल्टीट्यूड और ये वाला ऑल्टीट्यूड, इसके बीच में या तो 60 डिग्री दे रहा है, या तो बच्चों जो सी से आपने ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया है, सी क्यू और सी आर, इसके बीच में एंगल आपको 60 डिग्री दे रहा है, ठीक है। तो या तो आपको ये वाला लेना है या तो ये वाला। देखो 2 ऑल्टीट्यूड के बीच में एंगल कितना दे रहा है? 60 डिग्री। और 2 ऑल्टीट्यूड जो आए होंगे वो ऑब्ट्यूज एंगल वाले वर्टेक्स से ही तो आए होंगे, करेक्ट। यही बात यहां पर लिखी हुई है, चेक कर लो ना। 2 ऑल्टीट्यूड जो आए होंगे वो ऑब्ट्यूज एंगल वाले वर्टेक्स से, या तो ए से आए होंगे दोनों ऑल्टीट्यूड और या तो सी से आए होंगे दोनों ऑल्टीट्यूड, करेक्ट। और दोनों ऑल्टीट्यूड के बीच में जो एंगल है उसको 60 वो बोल रहा है। अब क्वेश्चन पढ़ लो, कह रहा है कि द एंगल बिटवीन 2 ऑल्टीट्यूड्स ऑफ पैरेललोग्राम थ्रू द वर्टेक्स ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल, मतलब वो बीच में आपको बता रहा है कि थ्रू द वर्टेक्स ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल, मतलब ये जो दोनों ऑल्टीट्यूड आ रहे हैं कहां से आ रहे हैं? वर्टेक्स ऑफ द ऑब्ट्यूज एंगल से आ रहे हैं। तो इनके बीच में जो एंगल है वो 60 डिग्री। अब आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। कह रहा फाइंड द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के एंगल आप इनको बता दीजिए, यानी कि एंगल ए निकालना है आपको, ठीक, एंगल बी निकालना है आपको, ठीक, एंगल सी निकालना है स्टूडेंट्स आपको, और एंगल डी आपको निकालना है। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां तो हमने आपको कॉन्सेप्ट समझाया, अब एक फ्रेश डायग्राम बनाते हैं। तो बच्चों ये देखिए एक फ्रेश डायग्राम यहां पे हम आपको इस तरीके से बना के दिखा देते हैं। ये एक फ्रेश डायग्राम है आपके सामने, ठीक है बच्चों, ए बी ओके सी एंड डी, करेक्ट। अब देखो यहां पर ऑब्ट्यूज एंगल वाला वर्टेक्स ए है, तो मैंने ए को चूज किया और ए से मैं 2 ऑल्टीट्यूड बनाऊंगा। कौन कौन से? यहां से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये देखिए, ठीक, ए एन। सो ए एन ऑल्टीट्यूड को चूज किया यहां पर मैंने, ए एन को, ठीक। चलो यहां पे लिख देते हैं ना, ए एन ऑल्टीट्यूड को चूज किया, वहां ए एम नाम था, यहाँ ए एन हो गया, कोई उससे दिक्कत नहीं। ए एन एक ऑल्टीट्यूड लिया मैंने। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ ऑब्ट्यूज एंगल ए से ही मेरे को दूसरा ऑल्टीट्यूड भी लेना है। सो दूसरा ऑल्टीट्यूड ये इस तरीके से यहाँ पे आएगा, ठीक। सो दिस इज लेट अस से, अरे लो भाई इसको एम कर लो बस, खुश लो, ए एम हो गया ये, ठीक है ना। और दूसरा, ताकि वहाँ से फिगर मैच कर जाए, कोई फर्क उससे पड़ता नहीं है। ए एन दूसरा ऑल्टीट्यूड है, सो ए एन इसका दूसरा ऑल्टीट्यूड है, ओके। अब इन दोनों ऑल्टीट्यूड के बीच में जो एंगल है वो कितना है? 60 डिग्री, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। सो ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है ये कितना है? 60, यानी कि एंगल एम ए एन मैन, एंगल एम ए एन जो मैन है, चेक करो, एम ए एन जो है वो कितना है? 60 डिग्री है, ओके। ये चीज़ है। अब सुनो, अब तो क्वेश्चन हलवा हो गया, क्यों? क्योंकि देखो जरा, अब क्या कॉन्सेप्ट लगाओगे आप? देखो आपको क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है कौन सा? एम ए एन सी। सो इन क्वाड्रिलेटरल एम ए एन सी, चेक करो, एम ए एन सी क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल्स का सम कितना होगा? 360। एम ए एन सी में देखो बच्चों, सो ये एंगल कितना है? अरे बस इसको देखो, एम ए एन सी को, ठीक है, ये भी तो क्वाड्रिलेटरल है ना, एम ए एन सी। तो इस क्वाड्रिलेटरल में ये एंगल देखो 90 है, करेक्ट। फिर ये वाला एंगल कितना है? 60 डिग्री है, प्लस ये वाला एंगल कितना है? 90 है, और प्लस ये वाला जो एंगल है ये आप निकाल लो,
सही है ना, यानी कि इसको हमने लिखा एंगल सी। सो इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है 360। नाउ यहाँ से देखिए बच्चों 90 + 90 180 और 180 + 60 कितना होता है, 180 + 60 कितना होता है भाई, 180 + 60 कितना होता है, 180 + 60 240। ओके, सो इन तीनों को ऐड करोगे यहाँ से आ जाएगा आपके पास 240 और प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ से 360 डिग्री। सो 240 राइट में जाएगा, सो एंगल सी इज इक्वल्स टू 360 - 240 और एंगल सी यहाँ से आपके पास आ जाएगा 360 - 240 कितना आता है 120। ओके, नाउ तो बच्चों एंगल सी कितना आ गया 120 डिग्री, ये आ गया आपके पास 120 डिग्री, यानी कि पैरेललोग्राम ए बी सी डी का एंगल सी आ गया आपका 120। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, तो इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी चेक करो, जितना एंगल सी होगा उतना ही तो ए होगा, क्योंकि एंगल ए और सी आपस में इक्वल होंगे। ओके, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, सो एंगल ए इज इक्वल्स टू होता है एंगल सी, ऑपोजिट साइड ऑफ ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, और सी हम निकाल चुके हैं कितना है 120। ओके, सो यहां से एंगल ए भी कितना हो जाएगा 120 डिग्री, ये लीजिए एंगल ए आ गया। अब स्टूडेंट्स अब आप क्लियरली देख सकते हो, देखो ए बी और सी डी पैरेलल लाइन है, ठीक है, आपको पता है कि अगर ऐसे दो लाइन पैरेलल हो, यहां से ट्रांसवर्सल लाइन जा रही हो, तो ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड बने इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो चेक करो ए बी इज पैरेलल टू व्हाट सी डी और बी सी एक ट्रांसवर्सल है, सो ये वाला जो एंगल है यानी कि एंगल सी और एंगल बी इसका जो सम होगा बच्चों वो 180 डिग्री हो जाएगा। ओके, सो करते हैं, तो अब हम लिख सकते हैं क्या, हम लिख सकते हैं कि ये वाला एंगल सी और प्लस ये वाला एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन अभी लास्ट क्वेश्चन में कराया था, जिनको रीजन नहीं पता है आप रीजन लिख सकते हो क्या, सम ऑफ द एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल लाइन इज ऑलवेज 180 डिग्री। ओके, सो एंगल सी कितना है 120 डिग्री और प्लस एंगल बी आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है, ये नीचे। सो 120 जाएगा राइट में, 180 - 120, सो एंगल बी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। सो एंगल बी कितना हो गया आपके पास 60 डिग्री। अब सुनो, जितना एंगल बी है उतना ही तो एंगल सी हो जाएगा, क्योंकि बी और सी आपस में इक्वल होंगे, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। करेक्ट, तो यहां से फाइनल आंसर आ रहा है एंगल ए कितना है 120, एंगल सी कितना है 120, एंगल बी कितना है 60 डिग्री और एंगल डी कितना है 60 डिग्री। इस तरीके से पैरेललोग्राम में चारों एंगल्स इनको हमने निकाल के दिखा दिए। करेक्ट स्टूडेंट्स, तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसी क्वेश्चन को करने का एक और तरीका था, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं, फटाफट इसको नोट कर लीजिए, फटाफट इसको नोट कर लीजिए। इसका मैं आपको सेकंड मेथड यहाँ पे फटाफट बता देता हूँ, ठीक है। तो सेकंड मेथड में आपने क्या करना है, एंगल सी जैसे आपने निकाला है वो तो आप निकाल लोगे, यहाँ तक तो आप ऐसे ही करोगे। इसके बाद आप क्या करोगे, ध्यान से चेक करो, इसके बाद आप क्या करोगे बच्चों, इसके बाद आप क्या करोगे, एंगल बी और एंगल डी को निकालने के लिए आप बोलोगे कि भाई हमने अज्यूम किया क्या, लेट एंगल बी भी कितना है 180 डिग्री और एंगल डी को भी आप क्या अज्यूम कर लोगे 180 डिग्री। करेक्ट, चेक कर लो, ठीक, बी को भी x माना और डी को भी x, क्यों, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो दोनों को x मान लिया और ए बी सी डी में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो। पैरेललोग्राम ए बी सी डी में क्वाड्रिलेटरल का एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, है ना भाई, पैरेललोग्राम भी तो क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम कितना होता है 360, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी 360। सो एंगल ए तो आप निकाल चुके हो, क्योंकि जितना सी है उतना ही ए है, सो ए कितना है 120 डिग्री प्लस बी कितना है x अज्यूम किया है प्लस सी कितना है 120 है, ओके, और प्लस डी कितना है x है। करेक्ट, सो इज इक्वल्स टू व्हाट 360 डिग्री। सो x प्लस एक्स तो 2x हो जाएगा और 120 प्लस 120 240, सही बोल रहा हूँ, यस 240 राइट में जाएगा। सो 360 माइनस 240, नाउ 360 माइनस 240 120, ओके, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 2x इज इक्वल्स टू 120, सो x इज इक्वल्स टू 120/2, सो यहाँ से कितना आ जाएगा 60 डिग्री, यानी कि x का वैल्यू 60 है, यानी कि b भी कितना है 60 है और d भी कितना है 60 है। तो आंसर वही आना है, जैसे आपको पसंद है वैसे आप कर सकते हो। ओके, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ए बी सी डी इज अ रोम्बस इन विच ऑल्टीट्यूड फ्रॉम डी टू साइड ए बी बाइसेक्ट्स ए बी, फाइंड द एंगल्स ऑफ द रोम्बस। अब देखिए बच्चों, पहले मैं रोम्बस के बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ। देखिए रोम्बस क्या होता है, जिसके ऑल द साइड्स इक्वल होते हैं, तो सभी बच्चों को पता है ना, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके ऑल द साइड्स आर इक्वल, करेक्ट, उसको आप रोम्बस बोलते हो। जैसे कि ये देखिए, ये ए बी सी डी आपके पास एक रोम्बस है,
सही है ना। अब देखो इसमें खास बात होती है कि रोम्बस का जो डायगोनल होता है, ठीक है, रोम्बस का जो डायगोनल होता है वो क्या करता है, वो ऑपोजिट एंगल को बाइसेक्ट करता है। इसका क्या मतलब है, देखो जरा बात समझो। देखो बच्चों, जैसे कि मान लीजिए हमने डायगोनल बनाया AC, करेक्ट। सो ये वाला जो एंगल है ना, मतलब ये जब डायगोनल आएगा AC तो एंगल A को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, ये आप ध्यान रखना है। मतलब ये एंगल जितना है पूरा, मान लो ये पूरा एंगल A कितना है 60 है मान लो, तो ये 30 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा 30। ये काम होता है डायगोनल का, ठीक है। ऑब्वियसली C भी यहाँ पे इस टाइम कितना होगा 60, अरे मान लो अज्यूम कर लो, ठीक है 60 ले लो, 120 ले लो, एंगल A अगर 120 है आपका, सही है ना। सो ये जब डायगोनल AC जाएगा तो ये हो जाएगा 60 आपका, और ये भी हो जाएगा कितना 60, यानी कि एंगल DAC भी 60 और एंगल BAC भी 60 हो जाएगा। इसी तरीके से एंगल C मान लो 120 है, करेक्ट। सो यहाँ से स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है ये भी 60 हो जाएगा, यानी कि एंगल BCA 60 हो जाएगा और एंगल DCA कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ से अगर डायगोनल आ रहा है इस तरीके से, सो ये जो डायगोनल है मान लो B पूरा कितना है 60 डिग्री है, करेक्ट। सो B का हाफ ये हो जाएगा 30 और ये भी हो जाएगा 30। इसी तरीके से D पूरा 60 है, सो ये 30 और ये 30। तो आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ये कॉन्सेप्ट नोट कर लीजिएगा, डायगोनल बाइसेक्ट ऑपोजिट एंगल ऑफ अ रोम्बस, ठीक है। जो रोम्बस का डायगोनल होते हैं वो ऑपोजिट एंगल को बाइसेक्ट करते हैं, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ओके, नाउ इसको आप फटाफट प्रूव भी कर सकते हो। कैसे, अगर आपको फील लेना हो इसका तो आप फटाफट यहाँ पे इसको प्रूव भी कर सकते हो, ठीक। कैसे प्रूव कर सकते हो, बहुत ईजी। देखिए बच्चों, आप क्या करिए, आप यहाँ पर ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू व्हाट, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू, आप बोल सकते हो क्या, ट्राइंगल CDA, ओके, ट्राइंगल CDA, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है, चेक कर लो। ABC इज कॉन्ग्रेंट टू CDA, करेक्ट। कैसे, या फिर आप इसको ADC बोलो तो ज्यादा अच्छा है, ADC, करेक्ट। ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू व्हाट, ट्राइंगल ADC, ओके। कैसे, चेक करो, ट्राइंगल ABC में AB ट्राइंगल ADC के AD के इक्वल है, AB इज इक्वल्स टू AD, सो AB इज इक्वल्स टू व्हाट, AD, करेक्ट। क्योंकि रोम्बस के ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल, सो AB का जितना लेंथ होगा उतना ही BC होगा, उतना ही CD होगा, उतना ही AD होगा, तो AB इज इक्वल्स टू क्या हो गया, AD हो गया। इसी तरीके से BC का जो लेंथ है इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दिस BC इज इक्वल्स टू व्हाट, CD, क्योंकि रोम्बस के तो चारों साइड इक्वल होते हैं ना, इसलिए BC इज इक्वल्स टू क्या हो गया, CD हो गया। उसके बाद AC दोनों में कॉमन है, दोनों ट्राइंगल कौन कौन से, ABC और ADC, सो AC इज इक्वल्स टू AC। तो क्या लग गया, साइड कॉन्ग्रेंसी रूल से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल हो गए, करेक्ट। कौन कौन से, ABC और कौन सा, ADC। तो दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रेंट हो गए तो CPCT अगर आप लगा दोगे तो भाई चेक करो ना, जितना ये वाला एंगल होगा कौन सा, DAC, उतना ही क्या होगा, BAC, करेक्ट। तो बाय CPCT DAC, एंगल DAC इज इक्वल्स टू व्हाट, एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल BAC। सिमिलरली एंगल DCA इज इक्वल्स टू व्हाट, एंगल BCA। तो इसलिए मैंने अब ये आपको एग्जाम में नहीं करके दिखाना है, बस आपको एग्जाम में इतना लिखना है, डायगोनल बाइसेक्ट्स ऑपोजिट एंगल ऑफ अ रोम्बस, करेक्ट। तो इसको आप नोट कर लो, फिर मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, ओके। सो इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, और इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए, ठीक है, आपको बस इतना याद रखना है कि रोम्बस के डायगोनल ऑपोजिट एंगल को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, बस, ठीक है ना। प्रूव नहीं करना है आपको, बस ये कॉन्सेप्ट कॉपी में नोट कर लीजिए। नाउ अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि ABCD इज अ रोम्बस इन विच ऑल्टीट्यूड फ्रॉम D, सुनो, ऑल्टीट्यूड फ्रॉम D, लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था ऑल्टीट्यूड कहां से आता है, ऑब्ट्यूज एंगल से आता है, ओके। तो इसका मतलब आपको रोम्बस बच्चों कुछ इस तरीके से यहां पर ड्रॉ करना होगा। कैसे, ये देखिए, आपको D कहीं ऊपर आना चाहिए, यानी कि AB एंटी क्लॉकवाइज चल लो, ABC, और यहाँ आएगा आपके पास D। ये देखिए, ये ऑब्ट्यूज एंगल है, मतलब 90 से जो ग्रेटर आपको दिखाई पड़ रहा होगा ना, वहां से ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करोगे, ओके। सो एंगल D से आपने क्या किया, एंगल D यहाँ पर क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है, 90 से ग्रेटर है, 180 से लेस है। सो यहाँ वर्टेक्स D से हमने क्या किया, एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया, ठीक है। ये हमने इस तरीके से एक ऑल्टीट्यूड बच्चों यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, ओके। सो अब आगे क्या बोल रहा है कि जो ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया है कहाँ से, वर्टेक्स D से, टू साइड AB के ऊपर, ये AB को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, ये AB को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब समझो, यानी कि ये जो DM परपेंडिकुलर टू AB ड्रॉ किया आपने, DM परपेंडिकुलर टू AB, करेक्ट। ये DM क्या करता है, AB को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करने का मतलब ये है बच्चों कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, मतलब समझो M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। अब बच्चे बोलेंगे सर
दिख तो नहीं रहा है। हाँ भाई दिख तो नहीं रहा है, दिखने से थोड़ी ना कुछ होता है, जो उसने बोला वो आपको मानना पड़ेगा, यानी कि AM जितना है उतना ही BM है। सो AM जितना है उतना ही क्या है, BM है, करेक्ट। तो इस डायग्राम को थोड़ा सा अच्छा कर लेते हैं ताकि आपको फील आ जाए, ठीक है ना। सो आपके फील के लिए डायग्राम को मैं थोड़ा सा अच्छा करने की कोशिश यहाँ पर करता हूँ। ओके, तो ये इससे शायद आपको थोड़ा सा यहाँ पर फील आ जाए इस डायग्राम से बच्चों, ये कुछ ऐसा। ओके, सो ये देखिए ये रोम्बस मैंने बनाया, ठीक, A B C और D। अब यहाँ से मैं ये, अब तो फील आ गया होगा, ठीक है। सो हमने क्या किया, वर्टेक्स D जो कि एक ऑब्ट्यूज एंगल था, ये पूरा ऑब्ट्यूज एंगल था, ठीक। यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AB के ऊपर, अब तो दिख रहा होगा, ये M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, करेक्ट। सो M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, करेक्ट। तो अब तो फील आ रहा होगा ना, ठीक, यानी कि AM का लेंथ BM के इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है, पढ़ लीजिए। ABCD इज अ रोम्बस इन विच ऑल्टीट्यूड फ्रॉम D से जब ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहे हैं तो AB को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, ठीक है ना। यानी कि ये जो DM है AB को बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट करने का मतलब है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, यानी कि जितना AM है उतना ही क्या है, MB है। सो AM इज इक्वल टू व्हाट, BM बोल दो आप या MB बोल दो, कुछ भी बोल दो, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है। नाउ अब DM क्या है, ऑल्टीट्यूड है, तो ये एंगल 90 हो जाएगा, क्योंकि ऑल्टीट्यूड हमेशा क्या बनाता है सामने, 90 डिग्री। सो ये देखिए इस तरीके से। ओके, नाउ अब इन्होंने क्या बोला आपसे, क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द एंगल्स ऑफ रोम्बस। रोम्बस के एंगल्स आपको यहाँ पर बताने हैं, यानी कि आपको एंगल A बताना है, उसके बाद एंगल B बताना है, उसके बाद एंगल C बताना है और एंगल आपको यहाँ पर D बताना है, करेक्ट। नाउ अब आप एक कंस्ट्रक्शन करो, इसमें आप D को B से ज्वाइन करो, D को B से ज्वाइन करो, कर दिया, ठीक। ये D को B से आपने क्या करना है, ज्वाइन करना है, और ये वाले एंगल का साइन यहाँ से हटा दो, उसका मतलब है नहीं, ठीक है ना। तो जब आपने D को B से ज्वाइन किया तो DB डायगोनल है, ठीक है। हेयर DB इज अ व्हाट, इज अ डायगोनल। अब सुनो बच्चों, DB अगर डायगोनल है, करेक्ट, ये DB क्या है, अगर डायगोनल है तो ये ऑपोजिट एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, ठीक है ना। पढ़िए, डायगोनल बाइसेक्ट्स ऑपोजिट एंगल ऑफ अ रोम्बस, मतलब समझो, अगर ये वाला एंगल जो है बच्चों, ये वाला जो एंगल अगर हम इसको बोले एंगल 1 और ये वाला एंगल जो है इसको अगर हम बोले एंगल 2, यानी कि एंगल DBA और एंगल DBC की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये वाला एंगल 1 है और ये वाला एंगल 2 है। सो 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए भाई, 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। एंगल एंगल DBC और एंगल DBA आपस में इक्वल हो जाएगा, क्यों, DB क्या है, डायगोनल है, और डायगोनल ऑपोजिट एंगल को बाइसेक्ट करता है, यानी कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ओके, तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगा के डायगोनल बाइसेक्ट ऑपोजिट एंगल ऑफ अ रोम्बस हम कह सकते हैं कि भाई एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर बना लिया। ओके, नाउ स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए जरा। अब देखिए ट्राइंगल DMA को देखो और ट्राइंगल DMB को देखो, ठीक है। सो इन ट्राइंगल DMA एंड ट्राइंगल DMB, इन दोनों ट्राइंगल को देखिए, DMA DMB को देखिए। ओके, सो यहाँ पे देखो AM का लेंथ किसके इक्वल है, BM के। ओके, सो AM इज इक्वल्स टू व्हाट, BM। उसके बाद ये वाला एंगल देखो 90, तो इधर से ये भी 90, यानी कि एंगल AMD इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू एंगल BMD इज इक्वल्स टू एंगल BMD। रीजन क्या है, ईच 90, दोनों क्या है 90, क्योंकि हमने DM परपेंडिकुलर टू AB ड्रॉ किया हुआ है। ओके, उसके बाद बच्चों चेक करो, MD इज इक्वल्स टू MD, दोनों में कॉमन है, MD इज इक्वल्स टू MD, तो क्या लग गया, साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। चेक कर लो, AM BM के इक्वल है, ये वाला एंगल 90 है और DM के इक्वल है, या MD MD के इक्वल है। सो साइड एंगल साइड और साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ओके, सो बाय साइड एंगल साइड ट्रायंगल DMA इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DMB। तो अब देखो बच्चों, अगर ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है ना। कौन से, AMD और BMD। सोचो, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे मैं आपको अलग से दिखा रहा हूँ, इस तरीके से देखिए, ये इस तरीके से, ठीक, ये कहीं पे ऐसा, ठीक, यहाँ M है, ओके, और यहाँ पे क्या है, A है, ओके, और यहाँ पर क्या है, B है, और यहाँ पर क्या है, D है, करेक्ट। ये 90 है, और हमने बोला AMD इज कॉन्ग्रुएंट टू BMD। तो CPCT अगर आप लगाओगे बच्चों, उसको ऐसा पलट के रखोगे तो जितना एंगल A है उतना ही तो एंगल 2 हो जाएगा, यस और नो।
तो बाय सीपीसीटी हम बोल सकते हैं क्या, बाय सीपीसीटी एंगल ए इज इक्वल्स टू व्हाट, एंगल 2। ओके, सो एंगल ए इज इक्वल्स टू व्हाट, एंगल 2। ओके, एंगल ए किसके इक्वल हो गया, एंगल 2 के इक्वल हो गया। सही है स्टूडेंट्स। नाउ अब ये बन गई इक्वेशन नंबर 2, करेक्ट। लेकिन इक्वेशन नंबर 1 में आपने क्या बोला था कि 1 किसके इक्वल है, 2 के। इक्वेशन नंबर 2 में आपने क्या बोला कि a किसके इक्वल है, 2 के। यानी कि बच्चों 1 भी 2 के इक्वल है, a भी 2 के इक्वल है। इसका मतलब 1 और a भी आपस में इक्वल है। या फिर आप बोल सकते हो कि 1 और a आपस में इक्वल तो है ही, और तीनों ही आपस में इक्वल है। भाई 1 2 के इक्वल है, a 2 के इक्वल है, तो a पहली बात तो 1 के इक्वल हो जाएगा, और 1 क्योंकि 2 के इक्वल है इसलिए a 1 और 2 तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। सो हम क्या लिखेंगे, हम फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 क्लियरली वी कैन से दैट कि एंगल a इज इक्वल्स टू व्हाट, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 1। अरे भाई चेक करो ना, a 2 के इक्वल आ गया सीपीसीटी से, लेकिन 2 तो 1 के इक्वल था ना, तो a 2 और 1 आपस में क्या है, इक्वल है। ओके, यानी कि बच्चों ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तीनों ही एंगल आपस में इक्वल है। अब तो आपकी बात बनते हुए नजर आ रही है बच्चों यहाँ पर, ठीक है। कैसे बनते हुए नजर आ रही है वो हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। इतना आप नोट करो। देखो जरा, अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, हम बोलेंगे कि भाई लेट एंगल ए को हमने क्या किया, एक्स अज्यूम कर लिया, तो एंगल 2 भी कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो एंगल या फिर आप ऐसे रहने दो, ऐसे रहने दो, आप सीधे कर लो, सीधे कर लो, इतना लेट वेट ना करो। आप क्या करो, अब आप सिंपल कॉन्सेप्ट लगाओ। क्या, देखो बच्चों इतना सबको पता है, रोम्बस एक पैरेललोग्राम होता है, रोम्बस एक पैरेललोग्राम होता है। सो ये लाइंस ऐसे करके पैरेलल है, यहां से ट्रांसवर्सल लाइन जा रही होगी। सो दिस एंगल और प्लस दिस एंगल, इसका सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। याद है ना, 2 लाइन्स अगर पैरेलल हैं और एक ट्रांसवर्सल लाइन जा रही, ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। ओके, सो यहां से देखो AD पैरेलल क्या है, BCA है कि नहीं बताइए। AD पैरेलल क्या है, BCA, और AB क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। सो एंगल A प्लस, ध्यान दीजिएगा बच्चों, एंगल A और प्लस ये वाला जो पूरा एंगल है, ये पूरा जो एंगल है, पूरा एंगल यानी कि एंगल B। सो एंगल A और प्लस एंगल B कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं जरा यहाँ पर कैसे हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। देखिए अब देखो, अगर आपने शुरू से हमारा प्लेलिस्ट फॉलो किया होगा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, तब तो कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, है ना, नहीं तो आपको इशू हो सकता है इस कॉन्सेप्ट में, ठीक है। चलो, AD इज पैरेलल टू BC, AB इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, सो ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड बने, इंटीरियर एंगल का सम 180। सो एंगल A और प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू व्हाट, 180 डिग्री। ओके, सही है। अब सुनो, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, एंगल A को तो हम ऐसे ही लिखेंगे, और प्लस एंगल B की जगह आप क्या लिख सकते हो, ये देखो ये पूरा एंगल B है, तो एंगल B जो है वो तो किससे किससे मिलके बना है, एंगल 1 और प्लस एंगल 2 से। भाई एंगल 1 प्लस एंगल 2 करोगे तो एंगल B मिल जाएगा, है ना। सो एंगल B इज इक्वल टू व्हाट, एंगल 1 प्लस एंगल 2। यानी कि बच्चों हम लोग एंगल B की जगह क्या रख सकते हैं, एंगल 1 और प्लस एंगल 2। कुछ नहीं किया है, ये वाला जो एंगल B है इसकी जगह एंगल 1 प्लस एंगल 2 रख दिया, कुछ नहीं किया, और इज इक्वल्स टू में 180 है, ऐसे ही हमने इसको लिख दिया। ओके, अब बच्चों करना कुछ नहीं है, एंगल 1 एंगल 2 एंगल A आपस में इक्वल है। सो 1 की जगह भी A लिख सकते हो, 2 की जगह भी A लिख सकते हो। सो नेक्स्ट स्टेप में एंगल A तो ऐसे ही रहा, प्लस एंगल 1 की जगह भी हमने क्या लिखा, एंगल A, और प्लस एंगल 2 की जगह भी हमने क्या लिखा, एंगल A इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, सो एंगल A प्लस एंगल A प्लस एंगल A, 3 टाइम्स एंगल A। ओके, सो ये हो गया 3 टाइम्स एंगल A इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ ये 3 उधर जाएगा, डिवाइड कर देगा। सो एंगल A इज इक्वल्स टू 180 और डिवाइडेड बाय 3 बन जाए 3 6 जा, और ये आ जाएगा 0। सो एंगल A इज इक्वल्स टू व्हाट, 60 डिग्री। तो बच्चों यहाँ से एंगल A का जो वैल्यू है वो कितना आ गया, 60 डिग्री। ओके, अब देखो जरा, एंगल A अगर कितना है, 60 डिग्री है, तो एंगल C भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। क्यों सर, अरे रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम होता है, और पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। ओके, सो एंगल A इज इक्वल्स टू व्हाट, एंगल C। तो एंगल C भी ऐसे लिख दोगे आप, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। सो एंगल C भी कितना हो गया, 60 डिग्री। ओके, ध्यान रखना है, और रीजन लिखेंगे ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल बिकॉज रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, करेक्ट। उसके बाद बच्चों एंगल B कैसे निकालोगे, 1 प्लस 2 से, सही है ना। सो निकाल सकते हो आप, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। नाउ एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल 1 भी किसके इक्वल है, A के, और 2 भी A के इक्वल है। 1 की जगह आप लिखोगे एंगल A, और प्लस 2 की जगह लिखोगे एंगल A। सो एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल A प्लस एंगल A, यानी कि 2 टाइम्स एंगल A।
ओके, सो 2 टाइम्स एंगल ए, और एंगल ए कितना है, एंगल ए अभी अभी आपने निकाला है कितना है 60 है, सो 2 इंटू एंगल ए का वैल्यू रखो 60, सो एंगल बी का वैल्यू कितना आ गया 2 इंटू 60 यानी कि 120 डिग्री। ठीक, इसको आप एक तरीके से और भी कर सकते थे, ए अगर 60 है तो ये ऑटोमेटिकली 120, क्यों, क्योंकि AD और BC क्या है पैरेलल है, और AB ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड बने एंगल्स का सम कितना होता है 180, सो 60 प्लस एंगल B कितना होगा 180, सो B कितना आ जाएगा 120 डिग्री। ओके, अब जितना B होगा उतना ही क्या होगा आपका, जितना B होगा उतना ही आपका D होगा, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ आर रोम्बस आर इक्वल। ओके, सो एंगल B इज इक्वल्स टू व्हाट, एंगल D इज इक्वल्स टू 120। सो ये देखिए अब आपका आंसर फाइनल आ चुका है, A 60 है, C 60 है, B 120 है और D भी कितना है 120 है। करेक्ट, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, उसको मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं डायरेक्ट डायग्राम बना दे रहा हूं। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 में E and F आर द पॉइंट्स ऑन डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। ओके, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने एक पैरेललोग्राम इस तरीके से बना लेना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से बच्चों एक पैरेललोग्राम हमारे पास है, ठीक है, और इस पैरेललोग्राम का जो नाम दे रखा है इन्होंने बोल रखा है ABCD। करेक्ट, सो ABCD इज अ पैरेललोग्राम इन विच, ये देखिए यहाँ पे A आना चाहिए, यहाँ पे B, एंटी क्लॉकवाइज चल लो आप, A B C और D। करेक्ट, सो ABCD इज अ पैरेललोग्राम इन विच E and F आर पॉइंट्स ऑन डायगोनल AC। करेक्ट, मतलब ये देखिए ये डायगोनल AC आपने ड्रॉ कर लिया, और डायगोनल AC पे बच्चों 2 पॉइंट्स हैं, कौन कौन से, E और F, तो यहाँ कहीं है पॉइंट E। करेक्ट, ये कुछ इस तरीके से देख लेते हैं इसको, ये ऐसे, सो यहाँ कहीं है पॉइंट E और यहाँ कहीं है पॉइंट F। अब बच्चे बोलेंगे सर ऐसा ही क्यों बनाया आपने, क्योंकि बच्चों उसने आगे बोला हुआ है, पढ़ लीजिए, उसने आगे बोला हुआ है कि E and F आर द पॉइंट्स ऑन डायगोनल AC, डायगोनल AC पे 2 पॉइंट्स है E and F सच दैट AE इज इक्वल टू CF, यानी कि जितना लेंथ AE का है उतना ही CF का है। इसलिए फिगर मैंने ऐसा बनाया कि देखने में आपको ये भी लगना चाहिए कि AE इज इक्वल टू व्हाट CF। तो गिवन क्या है, तो गिवन क्या है बच्चों, गिवन क्या है, AE का लेंथ CF के इक्वल है। इस बात का यूज करते हुए आपको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है सुनिए, कह रहा है कि प्रूव दैट या शो दैट BFDE इज अ पैरेललोग्राम। ओके, सो PT मतलब प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है, BFDE इज अ पैरेललोग्राम। ओके, सो BFDE क्या आपको दिख रहा है कहीं पे, चेक करिए, BFDE, यस। अब इसमें हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, है ना, कैसे, हमें ज्वाइन करना पड़ेगा किसको बच्चों, हमको B को F से ज्वाइन करना पड़ेगा, ये इस तरीके से, ठीक, उसके बाद BFD, सो F को D से ज्वाइन करना पड़ेगा इस तरीके से, और ये वाला पॉइंट E है, सही है ना, और इसी तरीके से D को E से ज्वाइन करना होगा और B को हमें E से ज्वाइन करना होगा। तो अब आपको दिख रहा होगा क्वाड्रिलेटरल BFDE को आपको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। ओके, ये BFDE को आपको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। सुनो ध्यान से बच्चों, देखो जरा, देखो, समझो, देखो, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है क्या कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर एंड वाइस वर्सा, पढ़ा है ना, कि किसी पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, एंड वाइस वर्सा का क्या मतलब है, वाइस वर्सा का, सुनो, देखो, ये इस तरीके से आपके पास मान लीजिए कोई पैरेललोग्राम है ABCD, तो आपको पता है डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि डायगोनल BD डायगोनल AC पॉइंट O पे बाइसेक्ट करेंगे। करेक्ट, मतलब OB का लेंथ OD के इक्वल होगा, OB इज इक्वल टू व्हाट OD, और OC इज इक्वल टू व्हाट OA, OC इज इक्वल टू व्हाट OA होगा। ओके, ये बात आपको अच्छी तरीके से पता है। एंड वाइस वर्सा का मतलब ये है कि अगर आपको कोई क्वाड्रिलेटरल दिया हो, सुन लो, अगर कोई क्वाड्रिलेटरल आपको दिया हो, क्वाड्रिलेटरल मतलब एक ऐसा क्लोज पॉलीगन जिसमें 4 साइड्स होते हैं, तो अगर आपको कोई क्वाड्रिलेटरल दिया हो और उसके डायगोनल अगर बाइसेक्ट करते हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम के लिए क्वालिफाई हो जाता है। ओके, मतलब मान लीजिए बच्चों उसने हमको एक डायग्राम दे दिया इस तरीके से कुछ, ठीक, और PQRS कह रहा है ये क्वाड्रिलेटरल है, अभी ये पैरेललोग्राम नहीं हुआ, अभी ये क्या है क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन कह रहा है कि डायगोनल इसके बाइसेक्ट करते हैं। ये देखो PR और SQ क्या करते हैं, पॉइंट O पे बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि OQ इज इक्वल टू OS और OP इज इक्वल टू OR दिखाने में अगर कामयाब आप हो गए, OQ इज इक्वल टू OS और OP इज इक्वल टू OR दिखाने में अगर आप कामयाब हो गए, तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है PQRS ये क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा। करेक्ट, ओके, यानी कि अगर आपको BFDE को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है तो इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, ये चीज आप दिखा दो, ठीक है ना, बात समझो, BFDE के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, ये चीज आप दिखा दीजिए। तो आप देखो जरा BFDE,
का एक डायगोनल तो आपको दिख रहा है, कौन सा, EF। दूसरा डायगोनल कैसे बनेगा, तो स्टूडेंट्स आपको B को D से ज्वाइन करना पड़ेगा। ये रहा इसका दूसरा डायगोनल, करेक्ट 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 करेक्ट, ये कुछ इस तरीके से, ये रहा इसका दूसरा डायगोनल। सुनो, तो मान लो कि EF और BD पॉइंट O पे क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। ये पॉइंट O है, ओके। सुनो मेरी बात ध्यान से, पता है BD की खासियत है बच्चों, BD की खासियत है, ये दो तरीके के क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल है। कौन कौन से, एक तो जो बाहर आपको क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है यानी कि पैरेललोग्राम, कौन सा, ABCD का भी डायगोनल कौन है, BD है, और BFDE का भी डायगोनल कौन है, BD है कि नहीं है, चेक करो। BD अंदर वाले क्वाड्रिलेटरल का भी डायगोनल है और बाहर वाले पैरेललोग्राम का भी डायगोनल है, ये आपको दिख रहा होगा, करेक्ट, ओके। अब सुनो सुनो बच्चों, सबसे पहले आपका टारगेट क्या है, आपका टारगेट है BFDE को पैरेललोग्राम करना है, यानी कि BFDE को पैरेललोग्राम करने के लिए इसके डायगोनल को आपको दिखाना कि वे बाइसेक्ट करते हैं। मतलब समझो, मतलब आप किसी भी तरीके से बच्चों OF का लेंथ OE के इक्वल दिखा दो, OF का लेंथ OE के इक्वल दिखा दो किसी भी तरीके से, करेक्ट। अगर ये आप दिखाने में कामयाब हो गए, और दूसरी बात OB इज इक्वल टू OD दिखा दो, क्या OB इज इक्वल टू OD, अगर ये दोनों बातें आपने दिखा दी, OB इज इक्वल टू OD दिखाने में कामयाब अगर हो गए आप, और OF इज इक्वल टू OE अगर आपने दिखा दिया, तो पक्का हम बोल सकते हैं क्या कि BD और EF बाइसेक्ट कर रहे हैं, कहां पर, पॉइंट O पे, करेक्ट। इसका मतलब BFDE क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा, ओके। अब आप ध्यान से चेक करो, OB तो OD के इक्वल हो ही गया ऑटोमेटिकली, कैसे, चेक करो, OB OD के इक्वल है, ये प्रूफ करने की आपको जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि बच्चों ध्यान से चेक करो कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम के तो डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, बात हमें पता है, यानी कि ये जो DB है और AC है ये तो बाइसेक्ट कर रहे होंगे ना O पे, यानी कि OD का लेंथ OB के इक्वल हो गया, और इसी तरीके से OC का लेंथ किसके इक्वल हो गया, OA के, सही है। तो देखिए जरा, अब हम क्या करने जा रहे हैं यहाँ पर, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, हमने सबसे पहले इन पैरेललोग्राम ABCD, ओके, सो इन पैरेललोग्राम ABCD हमने देखा कि जो डायगोनल्स हैं AC और BD बाइसेक्ट कर रहे होंगे, है ना, डायगोनल्स AC and BD bisect each other, bisect each other at point O, at point O, okay, at point O, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, हम बोल सकते हैं OA is equals to what, OC, चेक करो, OA is equals to what, OC, ठीक है। सो OA is equals to OC। जो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं ना भाई, कंफ्यूज मत हो ना, सुनो, ये एक पैरेललोग्राम है इस तरीके से, ठीक है ना, ABCD, ठीक है। अभी आप अंदर वाला क्वाड्रिलेटरल मत देखो, AC को बना लो और BD को बना लो, ये पॉइंट हो, यही तो मैं बोल रहा हूँ, OA is equals to what, OC, OB is equals to OD, ठीक, OA is equals to OC and what, and OB is equals to OD, OB is equals to what, OD। इसको बना लो इक्वेशन नंबर 1, इसको बना लो इक्वेशन नंबर 2, सही है। तो ये चीज़ आपने दिखा दी, यानी कि ये वाला टारगेट तो कंप्लीट हो गया आपका, OB is equals to OD, इसको करने की जरूरत नहीं है। अब आ जाओ आप कहाँ पर, अब आ जाओ आप ये वाले टारगेट पे, किसी तरीके से OF को OE के इक्वल दिखा दो, OF को OE के इक्वल दिखा दो। तो देखो क्या करेंगे, सुनो 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 सुनो, यूजिंग इक्वेशन 1, यूजिंग इक्वेशन 1 हमें क्या पता है, OA इज इक्वल्स टू OC है कि नहीं बताइए, ये OA OC के इक्वल है। अब सुनो सुनो सुनो, देखो देखो, अगर किसी इक्वालिटी में, मतलब कोई इक्वेशन अगर आपको दी, जैसे कि देखो एक इक्वालिटी है, इक्वेशन है, जो बोलना है बोल दो, अगर किसी इक्वालिटी में बच्चों हम बोथ साइड सेम क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करें तो उस पर फर्क नहीं पड़ता है। आई रिपीट, अगर किसी इक्वालिटी में अगर हम बोथ साइड सेम क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करें तो उस इक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ध्यान रखिएगा, ठीक। मतलब समझो जरा, जैसे 8 इज इक्वल्स टू 8 लिखा है ना, सो हमने क्या किया, हमने लेफ्ट हैंड साइड से भी 2 सब्ट्रैक्ट किया और राइट हैंड साइड से भी 2 सब्ट्रैक्ट किया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, 8 - 2 क्या होता है 6 और 8 - 2 क्या होता है 6, यानी कि अभी भी ये इक्वालिटी ट्रू है, इक्वालिटी ट्रू होनी चाहिए, पूरी दुनिया को पता है 6 इज इक्वल टू 6 होता है, यानी कि सेम क्वांटिटी को अगर किसी इक्वालिटी में से बोथ साइड अगर आप माइनस करोगे तो उस इक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, करेक्ट।
तो ओ ए इज इक्वल टू ओ सी है। हमने क्या बोला, हमने बोला कि भाई सब्ट्रैक्टिंग, अब आप सब्ट्रैक्ट कर दो किसको सर, या तो सी एफ को बोथ साइड सब्ट्रैक्ट कर दो या तो ए ई को, मर्जी है आपकी, ठीक। सब्ट्रैक्टिंग, देखो ओ ए इज इक्वल टू ओ सी था, सब्ट्रैक्टिंग ए ई फ्रॉम बोथ साइड, सब्ट्रैक्टिंग ए ई फ्रॉम बोथ साइड, दोनों तरफ से ए ई सब्ट्रैक्ट कर दो। बात समझो, ओ ए इज इक्वल्स टू क्या लिखा था, ओ सी लिखा था। हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड भी ए ई माइनस किया और राइट हैंड साइड भी हमने ए ई माइनस किया। भाई कोई दिक्कत तो नहीं है ना, लेफ्ट हैंड साइड भी ए ई सब्ट्रैक्ट किया, राइट हैंड साइड भी ए ई सब्ट्रैक्ट किया, अभी भी ये ट्रू होगा। क्यों, क्योंकि बोथ साइड हमने सेम क्वांटिटी ए ई को सब्ट्रैक्ट किया। अब देखो बच्चों, ध्यान से रचा, ध्यान से चेक करो, ओ ए माइनस ए ई कुछ होता है क्या, ओ ए में से ए ई माइनस कर दोगे, चेक करो ना भाई, ये ओ ए है, मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे देखो ये ए है, ठीक, यहाँ पे क्या है ओ है, ठीक, और ये है ई यहाँ कहीं, ऐसे देखो ओ ए में से, पूरे में से ए ई अगर हटा दोगे, इतना पोर्शन हटा दोगे भाई, ओ ए में से ए ई हटा दोगे तो क्या बचेगा, ई ओ बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा, सही है ना। और उसके बाद आपको यही चलाना था, ओ इज इक्वल टू ओ एफ, ठीक। और दूसरी तरफ देखो जरा, अगर हम सी ओ में से क्या माइनस कर दें, सी एफ, सी ओ में से या ओ सी कुछ भी बोल दो, ओ सी में से अगर हम क्या माइनस कर दें, ओ सी में से अगर हम सी एफ माइनस कर दें तो हमें ओ एफ मिल जाएगा। लेकिन ओ सी तो लिखा है लेकिन सी एफ नहीं है। लेकिन बच्चों ये वाली इक्वेशन में देखो, उसने क्या दिया था, ए ई इज इक्वल टू व्हाट, सी एफ, ओके। तो हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या करेंगे, इसको तो हम ऐसे ही लिखे रहने देते हैं अभी, ओ ए माइनस ए ई इज इक्वल्स टू ओ सी को भी लिखे रहने देते हैं, और माइनस, ध्यान दें स्टूडेंट्स, ए ई की जगह आप क्या लिख सकते हो, ए ई की जगह आप क्या लिख सकते हो, सी एफ। सो ए ई की जगह हमने क्या लिख दिया, सी एफ, ओके। और हम रीजन दे देंगे, हम रीजन दे देंगे भाई, गिवन क्या है हमें, गिवन क्या है, गिवन है कि ए ई का लेंथ किसके इक्वल है, सी एफ के। तो हमने क्या किया, ए ई की जगह सी एफ यूज कर लिया, ये हमें गिवन है, ओके। नाउ अब आप चेक कर लो, ओ ए में से ए ई हटाओगे, ओ ए में से दिस ओ ए में से ए ई हटाओगे तो क्या बचेगा, ओ ई। तो ओ ए माइनस ए ई, ओ ई आ गया इज इक्वल्स टू ओ सी में से सी एफ हटा दो। ये देखो ये ओ सी है पूरा, ओ से सी तक, इसमें से ये सी एफ हटा दो तो क्या बचेगा, ओ एफ, ओके। सो ओ सी माइनस सी एफ क्या बचेगा, ओ एफ, ठीक। इस तरीके से ओ ई इज इक्वल्स टू ओ एफ आ गया। इसको आप बना दो क्या, इक्वेशन नंबर व्हाट, इसको आप बना दो इक्वेशन नंबर 3। नाउ बच्चों अब फाइनल स्टेप है, देखिए, यूजिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। सेकेंड इक्वेशन में क्या दिखाया था, ओ बी इज इक्वल्स टू ओ डी, ओ बी इज इक्वल्स टू व्हाट, ओ डी। और थर्ड इक्वेशन में क्या दिखाया है, ओ ई इज इक्वल्स टू व्हाट, ओ एफ, ठीक। दिस ओ ई इज इक्वल्स टू व्हाट, ओ एफ, ओ ई, ये पूरा ओ ई ओ एफ के इक्वल है। तो अब आप चेक कर लो, कोऑर्डिनेटर बी एफ डी ई में डायगोनल बाइसेक्ट हो रहा है ना भाई, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ई एफ, क्यों, क्योंकि ओ ई और ओ एफ आपस में इक्वल है, और ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, यानी कि ओ डी और ओ बी आपस में इक्वल है। इसका मतलब डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज व्हाट, कि डायगोनल्स, कौन कौन से डायगोनल्स, डायगोनल बी डी एंड डायगोनल ई एफ, डायगोनल्स बी डी एंड diagonal EF bisect each other, bisect each other, hence what, hence we can say that, अब आप लिख लेना, hence हम कह सकते हैं कि BFD is a parallelogram, okay, hence proved, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों मैं लिख नहीं रहा हूं बिकॉज इजी क्वेश्चन है, और मैं आपको पढ़ देता हूं, डायग्राम बना देता हूं। कह रहा है ई इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए डी ऑफ ट्रापेजियम ए बी सी डी विद ए बी पैरेलल डी सी। तो ट्रापेजियम ए बी सी डी है सबसे पहले, और इस ट्रापेजियम ए बी सी डी में उन्होंने आपको बोला है कि भाई ए बी इज पैरेलल टू व्हाट, डी सी, ये बोला है ए बी इज पैरेलल टू डी सी। ट्रापेजियम एक ऐसा कोऑर्डिनेटर है जिसमें अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होती है, हमें पता है, करेक्ट। सो हम बना लेते हैं बच्चों कुछ इस तरीके से। ये देखिए, ये हमारे पास एक ट्रापेजियम है, दिस इज पॉइंट ए, ओके, दिस इज पॉइंट बी, एंड यहाँ पे देखो एंटी क्लॉकवाइज चल लो आप, ए बी सी डी, सो दिस इज सी एंड दिस इज डी। अब हम इसको ज्वाइन कर देते हैं। ये देखिए, ये आपके पास एक ट्रापेजियम आ गया बच्चों, ए बी सी डी, इन विच ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी इज पैरेलल टू व्हाट, सी डी बोलो या आप डी सी बोलो, तो ए बी डी सी के क्या है, पैरेलल है।
अब सुनो क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन में कह रहा है कि ई इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड एडी। ओके, तो बच्चों ध्यान से चेक करो, एडी का मिड पॉइंट ई है, सही है। सो ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ईडी, तो गिवन क्या है, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी। ओके, उसके बाद इन्होंने हमसे बोला है कि अ लाइन थ्रू ई ड्रॉन पैरेलल टू ए बी इंटरसेक्ट बी सी एट एफ। आई रिपीट, अ लाइन थ्रू ई, ई से बच्चों कोई लाइन जा रही होगी, अ लाइन थ्रू ई ड्रॉन पैरेलल टू ए बी। सो ए बी के पैरेलल और ई से एक लाइन जा रही है, सो दिस पॉइंट इज ई। ये कुछ इस तरीके से ई से एक लाइन जा रही है और ये जो लाइन है ये ए बी के क्या है, पैरेलल है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है, करेक्ट। तो क्वेश्चन सुनिए, कह रहा है अ लाइन ड्रॉन थ्रू ई पैरेलल टू ए बी इंटरसेक्ट बी सी एट एफ। ये बी सी को एफ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, बी सी को कौन से पॉइंट पे, एफ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, करेक्ट। ओके, तो बच्चों यहाँ आप क्लियरली देख सकते हो, ये जो लाइन हमने इस तरीके से ड्रॉ करी है, यानी कि आप इसको ई एफ भी बोल सकते हो। सो दिस ई एफ इज पैरेलल टू व्हाट, दिस ई एफ इज पैरेलल टू ए बी। ओके, ये ई एफ जो है वो ए बी के क्या है, पैरेलल है, और ये बी सी को एफ पे इंटरसेक्ट करती है। नाउ अब कह रहा है कि शो दैट यानी कि प्रूफ करना है आपको, ठीक है, प्रूफ दैट एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, बी सी, ये आपको प्रूफ करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो एफ बी सी का मिड पॉइंट है, ये बात आपको प्रूफ करनी है। तो सुनो, यहां पर ऑब्वियसली ऐसा एक क्वेश्चन शायद एनसीईआरटी में है भी, है ना, तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का। अब जिन बच्चों को कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम नहीं पता है, मैं फटाफट रिवाइज करा देता हूँ। जैसे आपके पास मान लो कोई ऐसा ट्राइंगल है, ओके, और इस ट्राइंगल में मान लो ट्राइंगल ए बी सी, इस ट्राइंगल में ए बी का मिड पॉइंट आपको गिवन है, और इस मिड पॉइंट से अगर कोई लाइन जा रही है जो कि बी सी के पैरेलल है, तो पक्का ये ए सी को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है, यानी कि एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये कन्वर्स ऑफ क्या है, आपका मिड पॉइंट थ्योरम है। फिर से सुन लो, अगर आपको किसी ट्रायंगल में एक साइड का मिड पॉइंट दिया और इस मिड पॉइंट से अगर एक लाइन जा रही है जो कि यहां सामने वाले साइड के क्या है, पैरेलल है, ये बहुत टेक्निकली मैं आपको नहीं बता रहा हूं, बस समझाने के लिए बता रहा हूं। ठीक है, तो ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, यहां से अगर एक लाइन जा रही है और ये अगर बीसी के पैरेलल है, तो पक्का ये एसी को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी, करेक्ट। तो ये कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम होता है। नाउ अब इसमें आपको क्या प्रूफ करना है कि एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, ये बात आपको प्रूफ करनी, करना कुछ नहीं है। इसमें आप एक कंस्ट्रक्शन करो, ठीक है बच्चों, कंस्ट्रक्शन करो। क्या कंस्ट्रक्शन करोगे, बी को डी से ज्वाइन कर दीजिए, ये देखिए इस तरीके से हमने बी डी को ज्वाइन कर दिया, ओके, ज्वाइन डायगोनल बी डी को ज्वाइन किया एंड बी डी इंटरसेक्ट ई एफ एट पॉइंट ओ, लेट अस से, करेक्ट। सो ज्वाइन बी डी विच intersects EF at O, EF at point O। BD ज्वाइन किया जिसने कि EF को पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर दिया। नाउ स्टूडेंट्स ध्यान से चेक करो, ट्राइंगल ADB में देखिए या DAB में देखिए, ओके। सो इन ट्राइंगल DAB देखिए, ये देखिए ट्राइंगल DAB में बच्चों AD का मिड पॉइंट क्या है, E है, और अभी तो उसने बोला था कि EF इज पैरेलल टू व्हाट, AB, करेक्ट। तो अगर EF पैरेलल है किसके, AB के, तो EF का जो पार्ट है यानी कि EO भी पैरेलल हो जाएगा किसके, AB के, करेक्ट। तो हम लिखेंगे ट्राइंगल ADB में E इज द मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, AD। चेक करिए AD का मिड पॉइंट क्या है, E है, और EO इज पैरेलल टू व्हाट, AB, and EO is parallel to what, AB। अब ये कैसे हुआ भाई, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है कि गिवन क्या है, हमें गिवन क्या है, गिवन है कि EF is parallel to AB, ये गिवन है, ठीक भाई। EF किसके पैरेलल था, AB के। सो EF का जो पार्ट होगा यानी कि EF का जो भी पोर्शन लोगे आप लाइंस, मतलब EF में से अगर आप छोटा सा पोर्शन लोगे EO, तो वो भी AB के पैरेलल हो जाएगा, ठीक। सो EO is parallel to what, AB। अब आप चेक कर लो ट्राइंगल ADB में या DAB में E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, यानी कि एक साइड का मिड पॉइंट दिया और इस मिड पॉइंट से एक लाइन पास कर रही है EO, ठीक है, जो कि AB के क्या है, पैरेलल। तो पक्का ये जो थर्ड साइड है यानी कि BD को क्या करेगी, पॉइंट O पे बाइसेक्ट करेगी, यानी कि O इज द मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, BD, करेक्ट। सो इन दोनों बातों को देखते हुए हम बोल सकते हैं बाय द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ओके,
O is the midpoint of BD. O is the midpoint of what? BD. ओके, अब इस तरीके से आपने दिखा दिया कि O is the midpoint of BD, ये आपने दिखा दिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, अब तो आप समझदार हो, अब आप कौन सा ट्राइंगल लोगे, BDC को देखो, ट्राइंगल BDC को देखो। ओके, सो इन ट्राइंगल BDC, बच्चों देखो ट्राइंगल BDC में आप क्लियरली देख रहे हो, BDC में O मिड पॉइंट है किसका, BD का, और पॉइंट O से एक लाइन जा रही है OF जो कि CD के क्या है, पैरेलल है कि नहीं बताओ। अरे भाई OF किसके पैरेलल था, AB के, और क्वेश्चन में दिया था कि AB किसके पैरेलल है, CD के। तो अगर AB पैरेलल है किसके, CD के, और OF पैरेलल है किसके, AB के, तो पक्का OF पैरेलल होगा किसके, CD के। तो आप देख लो ट्राइंगल BDC में, करेक्ट, O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, और O से एक लाइन जा रही है OF जो कि CD के पैरेलल है, तो पक्का है जो OF जा रही है, ये थर्ड साइड जो होगी आपकी BC, इसको पॉइंट F पे क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। ठीक है, अब इस चीज को हम कैसे लिखेंगे, देखिए इस चीज को हम ऐसे लिखेंगे कि भाई इन ट्राइंगल BDC O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। कैसे, अभी अभी तो प्रूव किया है, O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। ओके, ऑलरेडी प्रूव्ड। ओके, नाउ अब हम क्या दिखाएंगे, हम दिखाएंगे क्या कि OF इज पैरेलल टू व्हाट, OF इज पैरेलल टू व्हाट, CD। OF पैरेलल टू CD, इसका रीजन आप दे दो, क्या रीजन दोगे, सिंस गिवन क्या है, हमें गिवन है कि भाई AB इज पैरेलल टू व्हाट, CD, ये गिवन है ना, AB पैरेलल CD के गिवन है। और अभी अभी हमने देखा था क्या कि EF पैरेलल किसके, AB के, सो EF का जो पार्ट है वो भी पैरेलल है किसके, AB के, यानी कि EF का पार्ट OF पैरेलल है किसके, AB के। तो OF पैरेलल किसके, AB के। अब आप चेक कर लो, OF पैरेलल AB के और AB पैरेलल CD के, तो OF पैरेलल हो जाएगा CD के, सो OF पैरेलल क्या हो गया, CD के। ओके, तो बस इन दोनों स्टेटमेंट का यूज करते हो, एक तो ये वाला कि O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD और OF इज पैरेलल टू CD, O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD एंड OF इज पैरेलल टू CD, वी कैन से दैट बाय द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम F is the midpoint of what, BC। ओके, सो इसके बाद hence by converse of midpoint के कन्वर्स से हम क्या कह सकते हैं, O is the O नहीं, F is the midpoint of BC। ओके, F क्या है, BC का मिड पॉइंट है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ओके बच्चों, ये इस नाम से बोला था, F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, यस, हेंस प्रूव्ड। ओके, कर लीजिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हालांकि आपको डायग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में, ठीक है, क्वेश्चन में नहीं लिख रहा हूं यहाँ पर, ठीक है, क्वेश्चन आप देख सकते हो अपनी बुक में। कह रहा है कि थ्रू पॉइंट, या डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन दिया, कह रहा है थ्रू पॉइंट ABC लाइंस RQ, PR एंड QP हैव बीन ड्रॉन रेस्पेक्टिवली पैरेलल टू BC, CA एंड AB ऑफ ट्राइंगल ABC एज शोन इन द फिगर। ठीक है, कोई बात नहीं, मान लो एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन में फिगर नहीं भी दिया हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक ट्राइंगल ABC बनाना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे देखिए ये हमने बनाया एक ट्राइंगल ABC। ओके, सो दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C, ये ट्राइंगल ABC। अब सुनो कह रहा है कि थ्रू पॉइंट ABC मतलब A से पास होती हुई और B से पास होती हुई और C से पास होती हुई कुछ लाइंस बनाई गई हैं, समझे बच्चों। तो A से पास होती हुई लाइन आपको जो बनाई गई है वो बनाई गई है RQ। ओके, एंड दिस RQ इज पैरेलल टू व्हाट, BC, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर PR इज पैरेलल टू व्हाट, PR is parallel to CA and QP is parallel to what? QP is parallel to what? QP is parallel to AB, करेक्ट। सो अब आप देख लो बच्चों, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से क्वेश्चन से नोट डाउन करके हमें पता चलता है कि RQ is parallel to BC बनाना है, यानी कि BC के पैरेलल RQ होनी चाहिए। यानी कि बच्चों ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से A से पास होती हुई एक RQ बन रही होगी। अभी इसका नाम रखेंगे, रुक जाओ, ठीक है। तो ये वाली लाइन BC के पैरेलल है और इसका नाम अभी हमें RQ रखना पड़ेगा, ठीक है। अब कैसे रखेंगे वो अभी आपको पता चलेगा, रुक जाइए, अभी नेमिंग नहीं करा है मैंने इसका, ठीक है। उसके बाद PR इज पैरेलल टू CA, ठीक है ना। ये जो PR है ये कहाँ से, B से पास होती है, ठीक है, पासिंग थ्रू B एंड पासिंग थ्रू B का मतलब B से जाते हुए, B से होके जाते हुए। सो ये B से ऐसा करके पास हो रही होगी और CA के पैरेलल होगी। ये रहा आपका CA और यहाँ से देखिए कुछ इस तरीके से इसको ऐसे आगे बढ़ा लो, ठीक है ना। ओके, थोड़ा सा
देखते हुए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, ये ऐसे करके ये देखिए बी से हमने पास कर दिया है, करेक्ट। इसका नाम क्या है, इसका नाम है पी आर। अब इसकी नेमिंग करेंगे, रुक जाओ ध्यान से जरा चेक करो बच्चों, ठीक। अब इसके बाद देखो पॉइंट सी से पास होती हुई एक लाइन आपको ड्रॉ करनी है क्यू पी विच इज पैरेलल टू ए बी। सो सी से पास करती हुई ए बी के पैरेलल लाइन कुछ इस तरीके से यहाँ से आपकी जाएगी। अब देखो अब इसका नेमिंग बच्चों कैसे करना है, इसका नेमिंग इस तरीके से करना है। देखो यहाँ पे देखो जरा, ये आर क्यू बी सी के पैरेलल है, यानी कि ये वाली बी सी के पैरेलल है, ठीक। उसके बाद पी आर सी ए के पैरेलल है, पी आर जो है आपका सी ए के पैरेलल है, करेक्ट। सो यहाँ पे अगर आप पॉइंट आर को रख देते हो और यहाँ पे अगर आप पॉइंट क्यू को रख देते हो, थोड़ा हिट एंड ट्रायल से आपको पता चलेगा, है ना। आर यहाँ रखा, क्यू यहाँ रखा और पी को अगर यहाँ रखा तो आप क्लियरली देख लोगे कि आर क्यू पैरेलल बी सी हो जाएगा। ये देखिए आर क्यू पैरेलल बी सी हो गया, और उसके बाद आर पी पैरेलल या पी आर पैरेलल ए सी हो गया, और इसी तरीके से क्यूपी पैरेलल ए बी हो जाएगा, करेक्ट। क्यूपी पैरेलल ए बी हो जाएगा। वैसे आपको एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा ना तो ये लोग फिगर देंगे, फिर भी मैंने आपको बनाना सिखा दिया है, ठीक है ना। अब देखो इसमें प्रूफ क्या करना है आपको। अब इसको हम लोग हटा देते हैं, इस तरीके से फिगर आपको गिवन है बच्चों, करेक्ट। अब इसमें आपको प्रूफ करना है, कह रहा है कि भाई प्रूफ दैट बी सी इज इक्वल्स टू पी टी। पी टी मतलब प्रूफ दैट, शॉर्ट में लिखा है मैंने, बी सी इज हाफ ऑफ क्यू आर। सो बी सी इज इक्वल्स टू व्हाट, हाफ ऑफ क्यू आर। ये आपको प्रूफ बच्चों यहां पर करना है, करेक्ट। ध्यान दें, ये जो BC का लेंथ है कह रहा है कि ये QR का हाफ है, ये चीज प्रूफ करना है। BC का लेंथ QR का हाफ है। अब इसमें देखो बच्चों, आप मिड पॉइंट थ्योरम के लिए अगर जाओगे, है ना, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे मिड पॉइंट लगा दें, नहीं, मिड पॉइंट थ्योरम से रिलेटेड बच्चों कोई इंफॉर्मेशन मेरे ख्याल से दी नहीं हुई है ना। क्यों? उसने क्या आपको बोला कि C इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ? नहीं। क्या उसने बोला कि B इज द मिड पॉइंट ऑफ RP? नहीं, बोला नहीं। जब तक बोला ना जाए तब तक सोचेंगे नहीं, ठीक। ओके, तो इसमें कुछ और कॉन्सेप्ट लगेगा। देखिए क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, मैं आपको बताता हूं, सुनो बच्चों ध्यान से। ये जो BC, ठीक, ये RQ के पैरेलल है, क्वेश्चन में दिया हुआ, चेक करिए, BC इज पैरेलल टू RQ। ओके, तो इसका सॉल्यूशन देखो भाई बच्चों, ध्यान से चेक करिए कि BC इज पैरेलल टू व्हाट, BC इज पैरेलल टू RQ, ये सुनो, ठीक। ये देखिए BC RQ के पैरेलल है बच्चों। अगर ये BC RQ के पैरेलल है तो ये BC RA के भी पैरेलल होगा कि नहीं होगा, बताइए भाई। BC RQ के पार्ट RA के भी पैरेलल होगा। भाई RA क्या है, RQ का पार्ट ही तो है, RQ का पार्ट RA है। सो BC इज पैरेलल टू RA हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। सो यहां से देखिए BC इज पैरेलल टू RA हो गया। इसी तरीके से बच्चों ये जो BC है ये AQ के भी पैरेलल हो जाएगा, सही है ना। सो दिस BC इज पैरेलल टू AQ, ठीक है, इतना हमने कर लिया। अब देखो ये बात आपको पता चल गई, ठीक। मान लो इसको आपने बोला रिलेशन 1 और इसको बोला आपने रिलेशन 2, BC पैरेलल RA, BC पैरेलल AQ। नाउ स्टूडेंट्स आप ध्यान दें, RACB में देखो, कोऑर्डिनेटर RACB में देखिए, ठीक है ना। सो इन कोऑर्डिनेटर RACB बच्चों देखो, अगर किसी कोऑर्डिनेटर में ऑपोजिट साइड्स को अगर आप पैरेलल दिखा दें तो वो पैरेललोग्राम के लिए क्वालिफाई हो जाता है, करेक्ट। तो बच्चों देखो RACB में बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों। देखो RA पैरेलल BC है कि नहीं है, बताइए। RA पैरेलल BC है रिलेशन 1 से। ओके, सो फ्रॉम 1 हम बोल सकते हैं कि भाई RA पैरेलल क्या हो गया, BC। ये हो गई आपकी पहली बात, समझो 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 समझो। RA को पैरेलल आपने दिखा दिया किसके, BC के। अब आप क्या दिखा सकते हो, अब आप बोल सकते हो क्या कि देखो हमें गिवन क्या था, AC इज, हमें गिवन क्या था, RP इज पैरेलल टू, यहां पे देखो जरा, मैं आपको यहां करके दिखाता हूं, RP इज पैरेलल टू AC, ये गिवन था क्वेश्चन में, चेक कर लीजिए। RP या PR बोलो, कुछ भी बोलो, लो इसको आप PR बोल दो, ठीक। सो दिस PR, ये जो PR है AC के पैरेलल है, यानी कि PR का जो पार्ट होगा RB, PR का जो पार्ट होगा RB वो भी किसके पैरेलल होगा, AC के। ओके, ये इस तरीके से, सही है ना। ओके बच्चों, करेक्ट। सो ये वाला रिलेशन यूज करते हुए आप बोल सकते हो कि RB पैरेलल है किसके, AC के। तो सबसे पहले हमने क्या बोला, हमने बोला कि हम कौन सा कोऑर्डिनेटर देख रहे हैं, BCAR देख रहे हैं, कि RACB देख रहे हैं। RACB में अभी हमने आपको बताया कि BC पैरेलल किसके, RA के, BC पैरेलल RA के, BC पैरेलल RA के। उसके बाद आप बोल सकते हो कि RB पैरेलल AC के, RB पैरेलल किसके है, AC के। यहां से समझ गए
भाई चेक करो ना, BC पैरेलल है RA के और RB पैरेलल है AC के। तो किसी क्वाड्रिलेटरल में अगर ऑपोजिट साइड्स के पेयर को अगर आप पैरेलल दिखा दो तो पैरेललोग्राम के लिए क्वालिफाई हो जाता है, यानी कि RACB इज अ पैरेललोग्राम, यस और नो। हेंस RACB इज अ पैरेललोग्राम, करेक्ट। RACB पैरेललोग्राम हो गया, भाई चेक करो ना, BC पैरेलल RA हो गया और RB पैरेलल अगर AC हो गया, सो RABC एक पैरेललोग्राम हो गया और पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स का लेंथ इक्वल होता है, यस और नो। तो इसका मतलब BC का लेंथ किसके इक्वल हो जाएगा, RA के, ओके। तो हेंस वी कैन से दैट कि भाई BC का लेंथ किसके इक्वल हो गया, RA के। BC इज इक्वल टू RA, ये बन गई इक्वेशन नंबर 1, करेक्ट। रीजन क्या है, रीजन है ऑपोजिट साइड्स ऑफ व्हाट, पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल। सो BC ऑपोजिट है किसके, RA के। कौन से पैरेललोग्राम में, RACB में, करेक्ट। सो BC इज इक्वल टू RA हो गया। नाउ स्टूडेंट्स सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, सिमिलरली बच्चों, अब मैं ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बता रहा हूँ, आप AQCB को भी पैरेललोग्राम कर सकते हो। AQCB इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम, यस और नो। क्यों सर, क्योंकि बच्चों चेक करो ना, ये BC किसके पैरेलल है, AQ के। चेक करिए कहाँ गया, BC पैरेलल AQ के। उसके बाद अभी उसने बोला था क्या कि ये जो PQ है ये AB के पैरेलल है, ये देखिए QP या PQ कुछ भी बोलो, सही है, ये QP पैरेलल किसके, AB के। सो QP का जो पार्ट हो गया ना कि QC, वो पैरेलल किसके, AB के, ओके। तो मैं लिख देता हूँ लिखने को, BC पैरेलल AQ है, ओके। BC पैरेलल क्या है, AQ के है, और क्या, और ये जो PQ का पार्ट है यानी कि QC, ये पैरेलल है किसके, AB के। सो QC इज पैरेलल टू व्हाट, AB। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि AQCB ये भी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। और हमें पता है कि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं कि BC इज इक्वल टू व्हाट, AQ। दिस BC इज इक्वल टू, भाई चेक करो ना, एक बार ये वाला एक पैरेललोग्राम था, अब ये वाला एक पैरेललोग्राम है। सो BC इज इक्वल टू AQ, ओके। सो यहाँ से आ गया क्या, BC इज इक्वल टू व्हाट, AQ। रीजन आप लिख लेना, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल। तो BC इज इक्वल टू AQ, ये बन गया आपका क्या, इक्वेशन नंबर 2, करेक्ट। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2, ओके। नाउ स्टूडेंट्स अब करना कुछ नहीं है आपको, ठीक। इतना कॉपी करिए, मैं आपको बताता हूँ, मुझे जगह चाहिए होगी। इतना कॉपी करिए स्टूडेंट्स, कॉपी करिए फटाफट, वीडियो पॉज करके कॉपी करिए। कर लिया, चलो तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। अब देखिए, हालांकि रिलेशन 1 और 2 हम पहले ही बना चुके थे बच्चों, है ना। फिर से हमने यहाँ पर 1 और 2 लिख दिया, कोई बात नहीं, आप इसको 3 कर लो, है ना, इसको आप 4 कर लो, है ना, उससे नहीं फर्क पड़ता है। ये हो गया 3rd, है ना, 1 और 2 तो पहले ही बना चुके थे, ये हो गया 4th, ठीक है। अब बच्चों देखिए जरा, फ्रॉम 3rd एंड 4th अगर हम ऐड कर दें इसको, देखो 3rd क्या है आपके पास, BC इज इक्वल्स टू व्हाट, RA, ओके। और 4th क्या है आपके पास, BC इज इक्वल्स टू AQ, BC इज इक्वल्स टू व्हाट, AQ। ये हो गया 3rd और ये हो गया क्या, 4th। सो एडिंग 3rd एंड 4th, ओके। सो एडिंग व्हाट, एडिंग 3rd एंड 4th, 3rd और 4th को बच्चों ऐड कर दो। ऐड करना आता है दो इक्वेशंस को, कैसे, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करो और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ऐड करो, ओके। सो लेफ्ट को लेफ्ट में ऐड करो, उसके बाद इक्वल टू लगा दो, फिर राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ऐड करो, सही है। सो क्या हो जाएगा, BC प्लस, देखो ये वाला BC और प्लस ये वाला BC, फिर क्या लगा है बीच में, इक्वल टू, तो इक्वल टू लगा दो, फिर राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ऐड करो। ऐसे ही दो इक्वेशंस को हम ऐड करते हैं। लेफ्ट को हमेशा लेफ्ट में ऐड करिए, फिर इक्वल लगाइए और राइट को राइट में ऐड करिए, सही है। सो RA और प्लस AQ, करेक्ट। नाउ अब देखो बच्चों, BC प्लस BC कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स BC, भाई x प्लस x 2x होता है ना, वैसे ही BC प्लस BC 2BC। सो BC प्लस BC क्या हो गया, 2 टाइम्स BC, ठीक है। तो 2 डॉट डॉट का मतलब इनटू, चलो इनटू लगा लो, 2 टाइम्स BC इज इक्वल्स टू, नाउ बच्चों RA प्लस AQ कितना हो जाएगा, चेक करिए। RA में अगर आप AQ ऐड कर दो, दिस RA प्लस AQ, ये पूरा RQ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए। भाई चेक करो ना, RA प्लस AQ ये पूरा हो जाएगा, यानी कि Q से R तक। RA में AQ ऐड कर दोगे तो QR मिल जाएगा। सो RA प्लस AQ कितना हो गया, QR। सो RA प्लस AQ कितना हो गया, QR हो गया, सही है। अब देखो यहाँ 2 मल्टीप्लाई उधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो BC इज इक्वल्स टू
क्या हो जाएगा क्यू आर बाय 2, और क्यू आर बाय 2 को ही आप क्या लिख सकते हो, हाफ ऑफ क्यू आर। भाई क्यू आर बाय 2 को ही हाफ ऑफ क्यू आर लिख सकते हो, तो बी सी इज इक्वल टू व्हाट, हाफ ऑफ क्यू आर आ गया, हेंस प्रूव्ड। ओके बच्चों, इसी तरीके से वो आपको क्वेश्चन कर सकता था कि प्रूव दैट ए बी इज हाफ ऑफ क्यू पी। ओके, कर लोगे मेरे ख्याल से, हाँ, ए बी इज हाफ ऑफ क्यू पी कर सकता था, और क्या कर सकता था, ए सी इज हाफ ऑफ आर पी करवा सकता था आपसे। ठीक, अगर ए बी इज हाफ ऑफ क्यू पी बोलता तो क्या करते, ये वाला एक पैरेललोग्राम दिखाते और ए बी की लेंथ किसके इक्वल कराते, ए बी की लेंथ हो जाती किसके इक्वल, क्यू सी के इक्वल, सो ए बी इज इक्वल्स टू क्यू सी हो जाता, और फिर ये वाला एक पैरेललोग्राम लेते तो ए बी इज इक्वल्स टू पी सी हो जाता, ए बी इज इक्वल्स टू व्हाट, पी सी हो जाता, इन दोनों को ऐड कर देते, ए बी प्लस ए बी लेफ्ट में 2ab हो जाता इज इक्वल्स टू क्यू सी प्लस पी सी, क्यू सी और प्लस पी सी कितना हो जाता, क्यू पी हो जाता, और ये 2 उधर जाता, सो ए बी इज इक्वल्स टू व्हाट, हाफ ऑफ क्यू पी हो जाता, ये रिजल्ट। और क्या पूछ सकता था, आपको पूछ लेता ए सी इज हाफ ऑफ व्हाट, आर पी, तब कैसे करते, देखो एक बार ये वाले को पैरेललोग्राम दिखाते तो AC इज इक्वल्स टू, सॉरी, AC इज इक्वल्स टू RB हो जाता, सो AC इज इक्वल्स टू RB हो जाता। इसी तरीके से फिर ये वाला एक पैरेललोग्राम लेते तो AC इज इक्वल्स टू BP हो जाता, AC इज इक्वल्स टू BP हो जाता, दोनों को ऐड कर देते, AC प्लस AC 2 टाइम्स AC इज इक्वल्स टू RB प्लस BP, सो RB प्लस BP कितना हो जाएगा, RP, करेक्ट, RP, सो ये 2 उधर जाएगा, सो AC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ RP, करेक्ट। तो इस तरीके से हम इसको बाकी के दोनों बचे हुए रिजल्ट भी प्रूव कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब आप इसको नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 से जो सॉल्यूशन है 8.3 का, वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा। जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।